गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए। इसे बनाने का प्रोसेस पता है। उसके अटेंडेंस बनाने के बाद ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लीजिए कि हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2 तारीख से, 2 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला स्टेप जो है, यानी कि पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपना व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर को सेंड करना है। अपना व्हाट्सएप समझ रहे हैं, यानी कि आप छोटे बच्चे, आपका मोबाइल नहीं होता, मम्मी या पापा का नंबर है जो घर पे अवेलेबल होता है। और व्हाट्सएप तो जानते ही हैं, व्हाट्सएप ऐप के बारे में आपने सभी बच्चों ने सुना होगा। उस व्हाट्सएप नंबर को आपको अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। तो आप अपने पापा या मम्मी को बोलिएगा कि जो आपका नंबर है व्हाट्सएप वाला, उसमें आप अपना नाम है ना, क्लास यूकेजी और अपने फादर्स नेम यानी कि अपने पापा का नाम लिखकर सेंड कर दीजिए। अविनाश सर को मिल जाएगा। तो अविनाश सर उसी नंबर पे आप लोगों को एग्ज़ाम के दिन क्वेश्चन सेंड करेंगे। क्वेश्चन आपको उसी नंबर पे दिया जाएगा, जो भी आप व्हाट्सएप नंबर सेंड करते हैं। और वो व्हाट्सएप नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो आपके घर में रहता हो। ये नहीं कि पापा क्या या किसी और रिलेटिव का दे दीजिए, वो घर पे रहे नहीं, एग्ज़ाम का क्वेश्चन जाए तो आप लिख ना पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर दीजिए जो आपके घर पे 24 घंटा रहता हो, वैसा व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। ओके। और दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम के लिए आपको पेज खरीदना है ना। जो क्वेश्चन जाएगा उस क्वेश्चन को पेज में लिखना होगा, तो उसको नोटबुक में नहीं लिखना है। किस में लिखना है? ऐसे पेजेस में लिखने हैं। तो ये पेज भी खरीदवा लीजिए सभी बच्चे। ज़्यादा तो नहीं होता है, थोड़ा सा पेज ही खरीदवाना है। 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, तो है ना, उसी हिसाब से पापा या मम्मी को बोलेगा कि पेजेस खरीद के मार्केट से ले आए। ओके। इसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं, रजिस्टर साइज बोलिए। इतना लंबा, इतना चौड़ा, ऐसे ही सफ़ेद, वाइट, उजला, क्लीन पेज होना चाहिए। और इसी पेज में आपको जो क्वेश्चन आपको सेंड किया जाएगा, व्हाट्सएप में जाएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पढ़ के इस पेज में लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेज में एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही है ना, आपको क्या करना है, इस पेज में अपना नाम लिखना है, अपना क्लास लिखना है यूकेजी, फादर्स नेम लिखने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखना है। ये काम करके बैठे रहिएगा, है ना। कैसे लिखिएगा? जैसे नेम है ना, नेम, अपना नेम, उसके बाद क्लास है ना, यूकेजी है ना, बस। ओके। उसके बाद क्या कीजिएगा, फादर्स नेम, यानी कि अपने अपने पापा का नाम, अपने अपने नोटबुक इसमें पेज में। उसके बाद दूसरी तरफ क्या लिखिएगा, डेट लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, है ना। सब्जेक्ट जो भी इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है या ईवीएस है, इस तरीके से। तो ये कितना चौड़ा है, आराम से अट जाएगा ना। यहाँ पे नाम, फिर अगर अपना नाम लिख लीजिएगा, क्लास लिख लीजिएगा, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद इस तरह डेट और सब्जेक्ट, इतना करके बैठे रहिएगा हर पेज में। ये करके लिखे रहिएगा। उसके बाद 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आपको क्वेश्चन सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे। जो व्हाट्सएप नंबर आप दीजिएगा उस पर ही क्वेश्चन जाएगा, और उसको देख के आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में पढ़ के देख के क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नहीं उतारना है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर दे के आंसर लिखना है। ये काम सभी बच्चे को करना है। दूसरी बात, लिखने के बाद 1 घंटा का पेपर रहेगा। 1 घंटा जैसे ख़त्म होता है, आप पापा या मम्मी को बोलिएगा कि फ़ौरन 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा फ़ोटो सेंड करने के लिए। तो क्या फ़ोटो सेंड करना है, जैसे आप इस पेज में क्वेश्चन का आंसर लिखे ना, इस पेज में आपको आंसर लिखने को मैं बोली हूँ कि ऐसा पेज ले लीजिए, ऐसा पेज में आंसर लिखिए। तो जो आंसर आप लिखे हैं जिस भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए ईवीएस का आप लिखे हैं, पहला पेपर मान लीजिए ईवीएस है, सपोज मानने को बोल रही हूँ ईवीएस है, तो ईवीएस को आपको लिख लेना है। और लिखने के बाद जैसे सुबह में 6 से 9 बजे तक एग्ज़ाम होगा, 9-10 तक। ओके। तो 6 बजे से 9-10 तक एग्ज़ाम होगा, तो 6 बजे से 7 बजे एक पेपर रहेगा। जैसे ही आप लिख लेते हैं, 7 बजता है, लिखना बंद कीजिए और पापा या मम्मी को बोलिएगा कि इसका फ़ोटो खींचिए। क्लियर साफ़ फ़ोटो होना चाहिए, जो भी आपकी लिखावट है साफ साफ नज़र आनी चाहिए। और उसको आपको उसी नंबर पे, जिस नंबर से क्वेश्चन आया है, उस नंबर पे सेंड कर दीजिए। ओके। फ़ौरन उसी वक्त करना है ना, तुरंत करना है। और जैसे 7-5 होगा आपका फ़ोटो, आप फिर बाद में नहीं सेंड कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट दिया जाएगा हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के बाद, सिर्फ आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। उसी 5 मिनट में आपको फ़ोटो सेंड करना है। उसके बाद अगर आप चाहिएगा कि 9-10 में एग्ज़ाम ख़त्म हो और 9:30 में हम सारा फ़ोटो सेंड करें, आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फ़ोटो।
यानी कि आप फ़ोटो भले सेंड कर दें, ना ही उसके सब्जेक्ट का आपको चेक किया जाएगा, हम लोग ना ही चेक करेंगे, ना ही आपको उसका नंबर मिलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसका ये मतलब है कि अगर आप घर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से ही देना है। दैट मीन्स कि आपको चीटिंग नहीं करनी है। हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे हैं कि एक बार लिख लें, उसका सोचे कि हम फ़ोटो ना सेंड कर रहे हैं, बाद में करेंगे, तो आप हो सकता है बाद में सही भी कर सकते हैं जो भी आपने लिखा। तो ये तो गलत है ना। एग्ज़ाम का क्या मतलब होता है? बिना देखे बस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के लिखना, बिना चीटिंग किए, बिना किसी चीज़ को देखे, बिना किसी का देखे, है ना। तो पेरेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आपके बच्चे एग्ज़ाम दें तो आप उस समय बच्चों के साथ बैठें और बच्चों को गाइड करें। सिर्फ देखें कि बच्चे आपके सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे हैं, ना ही चीटिंग कर रहे हैं। ये काम सभी पेरेंट्स करें। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स बच्चों को आंसर ना बताएं, उनकी हेल्प ना करें, ना ही स्पेलिंग बताएं, ना ही आंसर बताएं। ओके, सिर्फ बच्चों को बैठ के गाइड करें कि आपके बच्चे बिना कुछ चीज़ को देखे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और जिस वक्त एग्ज़ाम बच्चे दें तो एग्ज़ाम के दिन, है ना, एक दिन में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, सभी पेपर का एक ही दिन में। तो आपका जब एग्ज़ाम हो तो कोशिश करें कि आपके बच्चे एग्ज़ाम में ये वाला पेज, है ना, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा आपका रूटीन बता दिया जाएगा प्रोग्राम एग्ज़ाम का, ऐसा पेज लेके बैठे, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल और एग्ज़ाम पैड आता है, बस इतना सामान लेके बैठे, अदर कुछ भी नहीं। ना ही ईवीएस की बुक, ना ही इंग्लिश की बुक, ना ही हिंदी की बुक, ना ही मैथ्स की बुक, किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स नहीं होनी चाहिए उनके पास, और ना ही नोटबुक होनी चाहिए। वो सब चीज़ अलग, मतलब वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आप स्कूल आते हैं बिना कुछ लिए के, सिर्फ एग्ज़ाम पैड लेके आते थे, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र लेके आते थे, उसी तरीके से घर पे भी जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दूसरे रूम में होनी चाहिए, आपके पास नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सभी बच्चे ये काम करेंगे। और हमने जो भी बात बताई आपको, है ना, इसी पेज में, और कोशिश कीजिए कि आपका सभी क्वेश्चन का आंसर एक पेज में अटे, लाइन नहीं छोड़ना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, साफ साफ लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है, लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। समझ में आई मेरी बात? कोई भी बच्चे लाइन छोड़ के नहीं लिखेंगे। जैसे आप लोग 2 लाइन वाली कॉपी इस्तेमाल करते हैं ना हिंदी की, उसमें लाइन छोड़ के लिखते हैं ना, आपको लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। बस नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए, साफ साफ होनी चाहिए, सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, लाइन नहीं छोड़ना है। कोशिश कीजिएगा कि एक ही पेज में आपका सारा आंसर अट जाए। ओके, और आपको एक पेज का फ़ोटो, अगर बाय द वे नहीं अट रहा है तो आप दूसरे पेज का इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरे पेज में भी ये सारी चीज़ को आप लिखेंगे। क्लियर? ऐसा काम कीजिएगा। और जो भी बात मैंने बताई तो आप सभी बच्चे दूसरे बच्चे को भी ये बात ज़रूर बता दें, चाहे वो आपसे सीनियर हो या आपके जूनियर हो। ओके, ये सारी बातें बता दें। और नंबर तो फ़ौरन से ही सेंड कर दें, बल्कि अभी क्लास होने के बाद ही सेंड कर दें, है ना। जितना अच्छा होगा आप नंबर सेंड कीजिएगा, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका नंबर जाएगा तभी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और सभी बच्चे को बोल दीजिए, और जो भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो सभी बच्चे एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहेंगे। और एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहने के लिए तो आपको पढ़ाई करनी होगी, और पढ़ाई करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहना होगा। आप ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं सभी बच्चे, बहुत गलत बात है। जैसे स्कूल आते हैं आप सभी बच्चे, स्कूल रोज़ आते हैं, अपने अटेंडेंस देते हैं, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसी तरीके से ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहिए। ऑनलाइन क्लास हो या स्कूल क्लास हो, है तो आपका क्लास ही ना, है तो पढ़ाई ना, है तो सीखने की चीज़ ना, तो हमें सीखना चाहिए। और सभी बच्चे कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहें। मोबाइल से पढ़ना ये मत समझिए कि मोबाइल से पढ़ रहे हैं। स्कूल में भी आजकल तो स्मार्ट क्लासेस का ज़माना है। स्मार्ट क्लासेस समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग तो प्रोजेक्टर पे पढ़ते हैं, तो जस्ट लाइक वो भी तो एक क्या है, स्क्रीन है ना। तो बस आप स्क्रीन समझिए। और अच्छी बात है ना कि हम देख देख के पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट जगेगा। हमेशा तो हम क्लास में पढ़ते पढ़ते, बच्चे भी हैं, चेंज चाहिए, है ना, बोर हो जाते हैं। अभी तो हमें मोबाइल से पढ़ना है। कितना अच्छा बात है कि हम घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमें दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत पेश नहीं हो रही है, तो हमें तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप सभी बच्चे से, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट रखिए। थोड़ी देर अगर आप मोबाइल नहीं यूज़ कीजिएगा अदर काम के लिए तो आपके लिए अच्छा है ना। उससे अगर आपके बच्चे सीखते हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रखिए। घर पे ऐसे भी बैठ के आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ चीज़ अगर बैठे बैठे सीख लेंगे तो वो तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। आप ये मत सोचिए कि ऑनलाइन क्लास में मेरे बच्चे ख़राब हो रहे हैं या मेरे बच्चे के लिए मोबाइल अच्छा नहीं है।
ऐसे तो बच्चे कितना भी आप मना कर दीजिएगा, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ज़िद करते ही हैं, मोबाइल तो वो यूज़ करते ही हैं। कोई ना कोई बड़ा आदमी अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो बच्चा उसमें कुछ ना कुछ तो वीडियो देख रहा है ना। जब हम टिकटॉक दिखा सकते हैं बच्चे को या अदर कोई भी ऐप दिखा सकते हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं करा सकते। और ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ आधे घंटे का है, उसमें भी आधे घंटे का वीडियो कभी नहीं रहता है, कभी 20-25 मिनट का वीडियो रहता है हार्डली। तो हम क्या इतनी देर भी बच्चे को मोबाइल नहीं दे सकते। हमको बच्चे को मोबाइल दे के छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उस समय आप वहाँ पे उनके पास बैठे रहिए, है ना। आप उनको बता दीजिए बच्चे को क्या करना है, सिर्फ मोबाइल खोल के आप दे दीजिए, बच्चे वीडियो देख लेंगे, टाइम आप हो जाएगा, वीडियो आप बंद कर दीजिए। कुछ करना है ना ही बच्चे उसमें बटन टाइप करेंगे, ना ही किसी अदर ऐप को खोलेंगे, कुछ भी तो नहीं करेंगे ना। जैसे बच्चे गेम खेलते रहते हैं तो गेम में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो तो नहीं ना करेंगे। बस स्क्रीन को देखेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, बोर्ड पे नज़र आता है उसे नोट करेंगे, बस यही कर सकते हैं ना आपके बच्चे। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट कीजिए, उन्हें पढ़ाइए, बताइए, सिखाइए, है ना। और उससे आपका भी काम आसान होगा कि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ने में उनको मन लगा रहेगा। नहीं तो अभी जो भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनका पढ़ाई से बिल्कुल भी मन टूट गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस की होती है। प्रैक्टिस में इंसान के नहीं रहेगा, चाहे वो हम बड़े इंसान हो या छोटे, हमारा माइंड में क्या हो जाएगा, एक जंग जैसा लग जाता है, मतलब हम सुस्त हो जाते हैं, फिर अदर वो काम नहीं कर पाते जो काम हमसे छूट गया हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए और पढ़ाई तो उनसे बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी एक पढ़ाई में गैपिंग आती है, तो फिर एक एज के बाद हमें भी पढ़ने का मन नहीं करता है। और अभी बच्चे हैं, उनका सीखने का उम्र है, तो हमें उन्हें सिखाना है। और सिखाने के लिए अगर हमें जितना कोशिश कर सकें, हम जितना उनका हेल्प कर सकते हैं तो हमारे लिए और अच्छी बात है ना। तो सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट कीजिए, खास करके जूनियर क्लास के बच्चे, LKG, नर्सरी, UKG 1, ये सब के बच्चे। तो बच्चों से और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट थी कि ये सब काम करें, है ना। अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दें। बच्चे आप खुद से ना कीजिएगा, अपने पेरेंट्स को बोलिएगा, पापा या मम्मी को, ओके। चलिए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज जो हम आपको एक्टिविटी देंगे वो एक्टिविटी है फेस्टिवल से रिलेटेड। कल तक हमने पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, है ना। गाड़ी और गाड़ियों का नाम लिखाया था, उनका मोड भी बताया था कि गाड़ी किस किस प्रकार की होती है। तो 3 तरह के होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी कि कुछ गाड़ी सड़क पे चलती है, ज़मीन पे चलती है, कुछ गाड़ी हवा में उड़ती है और कुछ पानी के ऊपर चलती है। ये सब गाड़ी का बताया था। और गाड़ियाँ ईंधन से, फ्यूल से चलती है, पेट्रोल या डीजल से। कुछ गाड़ियाँ इंसान खुद चलाता है, जैसे साइकिल, रिक्शा, ट्राईसाइकिल। और कुछ गाड़ी को क्या होता है, एनिमल द्वारा चलाया जाता है, जानवरों द्वारा, है ना। जैसे टमटम, है ना, बैलगाड़ी, है ना, चाहे क्या कहते हैं, ठेला गाड़ी, जिसको ये कैमल, ऊँट लगा के, जैसे रेगिस्तान वगैरह में। तो उसी तरीके से आज हम फेस्टिवल के बारे में भी पढ़ेंगे, त्यौहार के बारे में। जैसे हम रिलीजियस, है ना, त्यौहार जो होते हैं फेस्टिवल 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के त्यौहार होते हैं, एक नेशनल, एक रिलीजियस। नेशनल फेस्टिवल को देश के सभी लोग मनाते हैं और रिलीजियस फेस्टिवल को रिलीजन के हिसाब से मनाया जाता है। रिलीजन समझते हैं, धार्मिक फेस्टिवल जिसको बोलेंगे, धार्मिक त्यौहार, धर्म के अनुसार। जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, और सिख लोग सिख फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो धर्म के अनुसार फेस्टिवल होता है तो वो धार्मिक लोग ही बनाते हैं, जो जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने त्यौहार को, अपने फेस्टिवल को, पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और जो नेशनल फेस्टिवल होता है वो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उस देश के सभी वासी, सभी नागरिक, सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, हमारा कंट्री इंडिया है, तो इसमें इंडिपेंडेंस डे होते हैं, है ना, रिपब्लिक डे होते हैं, गांधी जयंती होते हैं। उसी तरीके से अदर कंट्री में भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं, तो वहाँ के लोग उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो नेशनल फेस्टिवल हो उस देश के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। और रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं तो जिस रिलीजन का फेस्टिवल है उस रिलीजन के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आई मेरी बातें। और जो फेस्टिवल होता है, वो जो टाइम होता है, वो क्या होता है, फन का टाइम होता है, मौज मस्ती का टाइम होता है, मनोरंजन का टाइम होता है। उस समय परिवार के सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वक्त गुजारते हैं, वक्त बिताते हैं और खुशी मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और फेस्टिवल के दिन क्या होती है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद रहती है, छुट्टी रहता है। उस दिन घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, है ना, स्वीट डिश बनते हैं,
गेस्ट आते हैं, विजिटर आते हैं, हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, है ना, एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, है ना, अपने अपने धर्म के अनुसार मनाते हैं और खुश रहते हैं, लोगों में गिफ्ट बांटते हैं, तोहफा बांटते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो आइए आज हम फेस्टिवल्स का नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं इसे वाइप कर दूं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक ओपन किए हुए ईवीएस की कल वाले पेज में अगर जगह बची है, 3 से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज में लिखिए, अगर नहीं है तो उस पेज को छोड़ दीजिए, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। और न्यू पेज का इस्तेमाल करने वाले बच्चे जानते हैं डेट और रिमेंबर को सबसे ऊपर लिखा जाता है और फर्स्ट लाइन, पेज के फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखा जाता है। हेडिंग हमारा क्या है? राइट द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, है ना, त्योहार का नाम लिखना है। ओके, तो हम लोग आज त्योहार का नाम देखते हैं कि क्या क्या है। HOLI होली, DIWALI दिवाली, DUSSEHRA दशहरा, EID ईद, ULFITR फित्र, ईद उल फित्र, CHRISTMAS क्रिसमस, GURUPURAB ग्रुपर, EIDULADHA अधा, है ना। पहले इतना देख लेते हैं क्या है। HOLI होली, होली क्या होता है? रंगों का त्यौहार कहलाता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहलाता है। ये किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। उसी तरीके से दिवाली, DIWALI दिवाली, दिवाली को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि रोशनियों का त्यौहार। ये कौन लोग बनाते हैं? हिंदू धर्म के लोग बनाते हैं। उसी तरीके से दशहरा, DUSSEHRA दशहरा, दशहरा को दुर्गा पूजा भी बोलते हैं और इसे नवरात्रि भी, यानी कि 9 दिन तक, इसे 10 दिन तक रेगुलर सेलिब्रेट किया जाता है। 9 दिन नवरात्रि होता है, उसके बाद 10वें दिन जो रावण का दहन किया जाता है उसको दशहरा बोलते हैं और ये 10 दिन तक रेगुलर चलता है। और ये भी कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? हिंदू धर्म के लोग। उसके बाद है EIDULFITR ईद उल फित्र, ईद के बाद हाइफन, फिर UL लिखिएगा, फिर हाइफन, फिर फित्र लिखिएगा, ईद उल फित्र। ये है ना 30 डेज ऑफ फास्टिंग के बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 30 दिन के व्रत के बाद, 1 महीना के व्रत रखने के बाद ये फेस्टिवल आता है। इस फेस्टिवल को कौन से लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो मुस्लिम धर्म के लोग। उसके बाद है क्रिश्चियन, क्रिसमस, CHRISTMAS क्रिसमस। क्रिसमस कौन से धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो क्या कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसे बुलाया जाता है ना फेस्टिवल ऑफ ट्री डेकोरेशन, यानी कि पेड़ों को सजाया जाता है। एक अशोका पेड़ होती है जो मतलब क्रिसमस ट्री होती है, सॉरी, उस क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज आते हैं और बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। ओके, उसके बाद है 6 में ग्रुप पर्व, GURUPURAB ग्रुप पर्व। ग्रुप पर्व कौन से लोग मनाते हैं? तो सिख लोग मनाते हैं। अब गुरु नानक जो उनके धर्म गुरु हैं, उनका बर्थडे है, उस बर्थडे के अवसर पे ये ग्रुप पर्व मनाया जाता है। उसके बाद है 7 में EIDULADHA ईद उल अधा, ईद उल फित्र और ईद उल अधा, यानी कि ईद उल फित्र 30 डेज ऑफ फास्टिंग के बाद मनाया जाता है और इसके 2 महीना के बाद, 2 महीना 10 दिन के बाद ईद उल अधा फेस्टिवल आते हैं। तो उस फेस्टिवल को है ना मुस्लिम धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से आप लिखिएगा होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ग्रुप पर्व, ईद उल अधा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा। ओके, आपके नोटबुक में जितनी बार, अगर इसको नोट करने के बाद 1 टाइम पहले आप नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद अगर आपको ज़्यादा स्पेस है तो आप 2 टाइम स्केल से लाइन खींचिए, अगर नहीं है तो 1 टाइम ही लाइन खींचिए और 1 टाइम ही पढ़ के लिखिए। क्योंकि फेस्टिवल्स का जो नेम है कुछ बड़ा है, लंबा है ना, तो हो सकता है कि वो 1 टाइम खुद से
लिखना होगा, 1 टाइम नोट करना होगा, तो 2 टाइम ही टोटल रटेगा। इस तरीके से आप लिखिएगा। ओके, जैसे HOLI आपको तो पता ही है, एक बार खुद से नोट कर लेना है, मतलब बार बोर्ड से नोट करना है, दूसरी बार खुद से पढ़ के लिखना है। मैं इसे वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखाऊंगी, फिर से पढ़ देती हूँ। HOLI होली, DIWALI दिवाली, DUSSEHRA दशहरा, EIDEDULFITR ईदुल फित्र, CHRISTMAS क्रिसमस, GURUPURAB गुरु पर्व, EIDULADHA ईदुल अजहा। अब हमारा नेक्स्ट है 7 तक लिखाई हूँ, 8 नंबर। ONAM ओनम, RAKSHABANDHAN रक्षाबंधन, 10 PONGAL पोंगल, 11 GANESH गणेश चतुर्थी, CHATURTHI गणेश चतुर्थी, 12 JANMASHTMI जन्माष्टमी, CHHATH छठ, इसके बाद है SARASWATI सरस्वती, PUJA पूजा। इसके बाद 15 MUH MAKAR मकर, SANKRANTI मकर संक्रांति है ना। तो इस तरीके से हमारा टोटल 15 ही फेस्टिवल का नेम लिखाते हैं। ओनम, ONAM ओनम। ओके, तो ओनम जो फेस्टिवल होता है, इसे फेस्टिवल ऑफ क्या कहते हैं, यानी कि ये राइस का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहलाता है, यानी कि फसल की कटाई के बाद ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। उसके बाद है रक्षाबंधन, है ना। रक्षाबंधन बोलते हैं भाई बहनों का त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ना। उस दिन जो बहनें होती है भाई के रिस्ट पे, कलाई पे, है ना, राखी बांधती है, उसको रक्षाबंधन कहते हैं। उसके बाद है पोंगल, PONGAL पोंगल। ये क्या हो जाता है, साउथ में क्या होता है, बोट रेसिंग होती है, नाव का एक रेस होता है, उसमें ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है गणेश चतुर्थी, GANES है ना, NESHCHATURTHI गणेश चतुर्थी, यानी कि जो लॉर्ड गणेशा है उनके जन्मदिन के अवसर पे, बर्थडे के ओकेजन पे ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है जन्माष्टमी, JANMASHTMI जन्माष्टमी, जो लॉर्ड कृष्णा है उनके बर्थडे में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कौन फेस्टिवल कहलाता है, कृष्ण जन्माष्टमी बोलिए, जन्माष्टमी बोलिए। उसके बाद छठ, CHHATH छठ, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। सरस्वती पूजा, SARASWATI सरस्वती, PUJA पूजा, सरस्वती पूजा, यानी कि जो क्या कहते हैं, सरस्वती माता है उनके उन पे ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है कि वो शिक्षा की देवी है ना, शिक्षा के लिए वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है मकर संक्रांति, MAKAR मकर,
SANKRANTI, मकर संक्रांति ये होता है ना। फ्लाई मतलब जब मकर संक्रांति होती है तो ये जनरली कब होता है, विंटर सीजन में मनाया जाता है और जनवरी सीजन मतलब मंथ में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लाइज है ना, काइट्स फ्लाई को क्या होता है, यानी कि पतंग उड़ाए जाते हैं, बहुत सारे कलरफुल पतंग उड़ाए जाते हैं ओके मकर संक्रांति में। और उसमें लोग जो खाते हैं वो दही चूड़ा खाया जाता है, तो ये फेमस है। ठंड के मौसम में गुड़ भी लोग खाते हैं, प्रीफर करते हैं, कुछ लोग चीनी के साथ खाते हैं और उसमें पतंग उड़ाते हैं। पतंगों का ये जनरली गुजरात वगैरह में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट, अहमदाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है इस तरीके का। तो आप क्या कीजिएगा, पहले तो 1 टाइम नोट कर लीजिएगा 1 से लेकर 15 तक, उसके बाद स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा। आई थिंक एक ही बार लाइन खींचिए, 1 टाइम बोर्ड से नोट कीजिए और है ना, सेकेंड टाइम खुद से पढ़ के लिखिए, 2 ही बार आप काटेगा। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिएगा। और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक से आपको नोटबुक में लिखना है और नोटबुक में जो लिखे हैं उसे याद करना है। समझ में आई? तो इसे स्पेलिंग याद कीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल का नाम आप सभी बच्चे जान रहे हैं, स्पेलिंग नहीं जान रहे हैं, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा ओके। तो आप सभी का होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में लिखो और नोटबुक से याद करो। अब हम अपनी पढ़ाई को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। एग्ज़ाम से जो रिलेटेड बातें हैं वो सभी बातें आप एक दूसरे को बता दीजिए, अपने क्लास के, अपने स्कूल के स्टूडेंट को जिनको आप जानते हैं, तो सभी को बता दीजिए। पेरेंट्स से जो बातें हैं मैंने वो कही कि बच्चों को गाइड कीजिएगा और बच्चों का नंबर सेंड कीजिए, मतलब अपना व्हाट्सअप नंबर जो कि घर पे अवेलेबल है, तो वो नंबर अपने बच्चों का नाम लिख के, अपना नाम लिख के, यानी कि फादर नेम, पहले तो सबसे पहले नेम, अपने मतलब बच्चों का नाम, जो भी स्टूडेंट है अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और फादर नेम लिख के व्हाट्सएप को सेंड कर देंगे ओके। ये काम कर देंगे। तो इस तरीके से सभी ऐसा पेज भी ले लेंगे, लिखने का तरीका भी आपको बता दिया गया है, उसके लिए रूटीन निकल जाएगा, आपके स्कूल एग्ज़ाम का प्रोग्राम निकल जाएगा कि किस हिसाब से कौन सा पेपर कौन से है ना किस टाइम होगा, तो वो टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी। ये सारी बातें आप एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें सभी बच्चे एक दूसरे को बताएं और जितना हो सके उतना बुक को पढ़ें, है ना। बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर 1 से लेकर 7 तक हमने पढ़ा दिए हैं, आप सभी बच्चे पढ़ लिए हैं, उसको जितना हो सके समझ के रीड कीजिए। नोटबुक में जो भी आपको पढ़ाई है वही चीज़ आएगी, उससे रिलेटेड आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब अपनी क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और जब मैं क्लास को स्टॉप करती हूँ तो उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है वो स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और जितने सारे गुड हैबिट टिप है सभी को बता चुकी हूँ मैं और उसे रिपीट कर रही हूँ ओके। तो सभी को दोहरा रही हूँ, फिर से बता रही हूँ ताकि आप सभी बच्चे उसे फॉलो करें। तो आज का है टेक अ बाथ डेली, यानी कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, हमें रोज़ एक बार ज़रूर नहाना चाहिए। तो सभी बच्चे कोशिश करें, अभी तो गर्मी का मौसम है तो नहाने में तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। क्यों नहाना चाहिए, जैसे हम खाना खाने से पहले अपने हाथ मुंह को धोते हैं, हाथ मुंह की सफाई के लिए सुबह उठते हैं तो बोलते हैं ब्रश करना चाहिए, रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए दांतों की सफाई के लिए, उसी तरीके से शरीर के अदर अंग है ना, अदर अंगों के लिए, अदर पार्ट्स के लिए हमें नहाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। यानी कि हम अपने शरीर को साफ रखेंगे, उसके लिए नहाने के समय बाल्टी का इस्तेमाल कीजिए, टैप का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बाल्टी में पानी भर लीजिए तब नहाइए, पानी डालिए बदन पे, अच्छे से उसको मलिए, बदन को मैल वैल जहाँ पे है उसको छुड़ा लीजिए, फिर पानी डाल के उस मैल को हटा के फिर साबुन लगाइए, फिर क्या कीजिए पानी डाल के नहा लीजिए। उसके बाद सूखे तौलिया से, साफ तौलिया से अपने शरीर को पोंछ के तब फिर कपड़ा पहनिए, ये नहीं कि डायरेक्ट कपड़ा पहन लीजिए, ऐसा काम नहीं कीजिए। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, गुड हैबिट टिप क्या है, टेक अ बाथ डेली। होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। और एग्जाम का जो भी बात बताया गया उसको ध्यान में रखिए और दूसरों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।